हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप लोगों का 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि पूरे खंड का एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। खंड का के जितने भी प्रश्न आपके इस वीडियो में बन रहे हैं वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसका उत्तर भी मैं आप लोगों को दूंगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो टॉपिक है जो आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। दूसरे नंबर पर आपका महत्वपूर्ण गद्यांश कैसे हल करें, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरे पर और पद्यांश कैसे हल करें, आपका गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करें, कौन सा आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेखक का साहित्यिक परिचय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और कवि का भी साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में कहानी रहेगा और खंड काव्य रहेगा। ये 7 टॉपिक आपके खंड का यानी सेक्शन ए में रहता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको पूरे वीडियो में यानी इसी टॉपिक को पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। 2025 बोर्ड में 95% की गारंटी में लेता हूं। 24 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर जो है प्लेलिस्ट है हिंदी का, वहां पर भी आपको पूर्ण रूप से सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है और हिंदी की भी मैंने तैयारी करा रहा हूं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो इस वीडियो में बताने वाला हूं खंड का। इससे बाहर आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरा हिंदी एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हमारा आएगा खंड खा के ऊपर वीडियो, ठीक है। आपका जो टारगेट है स्टूडेंट 100 में से 95% लेकर आना हिंदी में, तो वो जरूर आप लोग लेकर आओगे। बस आप लोग हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न से। शुरुआत में आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट, जब मैं मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूं तो वहां पर भी क्या है, शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्न, जब 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, जो कि 5 गद्य से पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है, 5 गद्य से होता है, ठीक है। और 5 किससे, 5 पद्य से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में। तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय का, कि भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु हरीशचंद्र जी द्वारा जो संपादित पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा। मैंने काफी बार आप लोगों को बताया है। पहले नंबर क्वेश्चन का खा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं, यानी लेखन जो कार्य है इस करने वाले लेखक कौन है आपको बताना है। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, गुलाब राय हो जाएंगे, या सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इनमें से करेक्ट आंसर आपका गुलाब राय हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि आप लोग भी जानते होंगे, आपने बहुविकल्पीय प्रश्न को हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। और वैसे भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ बहुविकल्पीय के ऊपर, हिंदी के ऊपर तो खासकर मैं लेकर आता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा स्टूडेंट, हिंदी के प्लेलिस्ट में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको A to Z जानकारी यानी जुलाई से लेकर अभी तक जो भी मैंने हिंदी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश सरकार में, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अब में देखिए शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तीसरे का आपका सी हो जाएगा, यानी डॉक्टर संपूर्ण नंद हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा नंबर, कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनमें से स्टूडेंट चारों ऑप्शंस में से राम वृक्ष जो बेनीपुरी की रचना कौन सी हो जाएगी, तो पतितों के देश में इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर का आपका गा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, पतितों के देश में। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निबंध संग्रह है वो कौन सा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, या साहित्य का मर्म। तो 5वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, आपका आलोक पर्व हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर, देखिए, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। तो कविता में जो 4 चांद स्टूडेंट लगाने वाली जो शक्ति है इनमें से कौन सी हो जाएगी, इनमें से आपका करेक्ट आंसर व्यंजना हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर स्टूडेंट, ठीक है। 6 नंबर का गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, मुकरिया रचना है।
मुकरिया जो रचना है ये किसकी है? ऑप्शन देख सकते हैं, पेपर में भी स्टूडेंट सेम टू सेम आपका ऑप्शन दिया होगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 7वें नंबर का आपका गा राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी 7 नंबर का गा ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जी हाँ, ये देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, यानी कौन सी काल में है ये? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल या आधुनिक काल? तो इनमें से जो वीर गाथा काल है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासो है ये भैया वीर गाथा काल से संबंधित है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, ज्ञानसरी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि है। जो ज्ञानसरी शाखा है इसके प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कबीरदास। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कबीरदास जी हो जाएंगे स्टूडेंट ज्ञानसरी शाखा के प्रतिनिधि कवि। 9 नंबर का आपका घ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण जो गुप्त जी है इनकी जो रचना है वो कौन सी है? इनमें से जो रचना की मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा भारत भारती। साकेत इनका महाकाव्य है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जैसे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है, वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती एक इनकी रचना है, लेकिन साकेत इनका महाकाव्य है। राष्ट्र कवि का सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? मैथिली शरण गुप्त को। तो ये पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो ये मेरे स्टूडेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था हिंदी का जो है गद्यांश। ठीक है, हिंदी का गद्यांश कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आपका गद्यांश आ गया तो गद्यांश आप लोग कॉपी में कैसे लिखेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर पक्का हो जाएगा स्टूडेंट इस वीडियो में। ठीक है, आपका 5 प्रश्न दिया होता है एक गद्यांश में, और इस तरह से 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, जिससे कि आपका 10 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? ठीक है, और आपको मैं बता दूं जो आपका एक प्रकार से अशोक का फूल चैप्टर है ना स्टूडेंट, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसके लेखक है, उस चैप्टर के स्टूडेंट एक प्रकार से समझ लीजिए कि एक ना एक गद्यांश पेपर में तो आएगा ही आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसके सभी गद्यांश को पढ़ लीजिए, क्योंकि आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे हल करना है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर कैसे देखना है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टूडेंट, एक आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, पेपर में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, लेकिन मैं फिलहाल में एक गद्यांश सॉल्व करके बताता हूं, क्योंकि पेपर में केवल आपको एक ही सॉल्व करना है। तो देखिए, साहित्य कला नित्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। अपने अपने जो मानसिक भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। आनंद जो भाव है वो क्या है? इन विविध रूपों में क्या होता है? साकार होता है। उसके बाद में देखिए, वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को, वह जो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। उससे क्या होता है स्टूडेंट? आनंदित होता है। तो ये इसमें बताया गया, ये आपका गद्यांश था। अब इससे जुड़े, क्योंकि भैया हमें तो पढ़ लिया, मैंने गद्यांश को आपको बता दिया, लेकिन इससे जुड़े जो आपके प्रश्न बनते हैं हमें उसका आंसर पेपर में देना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश से जुड़े कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी जो एक गद्यांश दिया हुआ है इसके पाठ और लेखक का क्या नाम है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 2 प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, मैंने आपको काफी बार मॉडल पेपर के वीडियोज में भी बताया है कि 2 प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगे। एक आपका चैप्टर का नाम और उसके लेखक या कवि का नाम, दूसरा रेखा जो खींची हुई होगी। ये देखिए जो रेखा खींची हुई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका पूरा व्याख्या बताना है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका व्याख्या कर रखा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किन रूपों में, देखिए यहाँ पर किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। जो राष्ट्रीय जन है क्या है? अपने अपने जो मानसिक भाव हैं इसको प्रकट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। और 5वां है विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है। हर एक प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा तब आपको पेपर में 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और जब आप पेपर में एक प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके मैं बता देता हूं इसके पहले प्रश्न का उत्तर।
तो आप लोग देखिए ट्रिक से ही जान गए होंगे भैया कि ये किससे लिया गया, अशोक के फूल चैप्टर से लिया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके एक प्रकार से लेखक हैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रकार से मैं बता दूं, जैसे पहला क्वेश्चन था ना स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से क्या करेंगे, पहले क्या लिखना था कि प्रस्तुत, पहले लिखना होता था स्टूडेंट इस तरह से, क्या लिखना होता था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरह से लिखना होता था ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लिया गया है, यानी प्रस्तुत एक प्रकार से इस तरह से पूछा जाता था ना, जो काफी कंफ्यूजन है। देखिए कि प्रस्तुत, एक प्रकार से प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, फिर लेखक का नाम, फिर उसके बाद में चैप्टर का नाम बताना होता था। लेकिन अब ये आप तरीका मत अपनाइएगा। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं अपनाए सर? देखिए ये तरीका अपनाओगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि पेपर में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता। तो आप क्या कीजिए, आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसे इस तरह से। देखिए पाठ का नाम, ठीक है, और लेखक का नाम, इस तरह से आप डायरेक्ट लिख दीजिए, पाठ का नाम, लेखक का नाम। ठीक है, आप वो तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें कि होता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, गद्य भाग हो, सॉरी स्टूडेंट, गद्य भाग निकलना चाहिए। ठीक है, गद्य भाग, हाँ ठीक है, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट नाम लिख दीजिए। डायरेक्ट नाम क्या लिख देंगे, पाठ का नाम है अशोक का फूल, तो हम इस तरह से लिख देंगे अशोक, अशोक के फूल। लेखक का क्या नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। तो इस तरह से लिखोगे तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ क्लियर पता होता है। ठीक है, इस तरीका को अपनाना चाहे, नहीं तो आपको वो तरीका भी अपना सकते हैं, जैसा कि मैंने वो तरीका भी आप लोगों को बता रखा है। अब देखिए पहला क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैंने बता दिया कि भैया ये जो गद्यांश दिया हुआ था ये किस चैप्टर से लिया गया था, इसके लेखक का क्या नाम था। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो यहाँ से लेकर जो साहित्य कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, फिर साकार होता है, यहाँ तक आपको व्याख्या बताना है। तो इसका व्याख्या मैंने ऑलरेडी कर रखा है स्टूडेंट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने किया हुआ है कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर, देखिए एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक उप संस्कृतियां फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। अपने जो हृदय के उल्लास है इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। साहित्य कला के क्या भैया, विभिन्न अंग हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किन रूपों में, यहाँ पर देखिए किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को लिखकर बताऊंगा स्टूडेंट। ये देखिए, और इसका आंसर जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए भावों को क्या प्रकट करते हैं, तो यहाँ तक हम लिख देंगे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यही क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर इसी में मिलेगा, मैं लिखकर आपको दिखा देता हूं। देखिए साहित्य, ठीक है, साहित्य, कला। बैकग्राउंड में आप लोगों को काफी आवाज सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। साहित्य, कला, नित्य, नित्य, गीत, आमोद, ठीक है, आमोद प्रमोद, ठीक है, अनेक, अनेक रूपों में, ठीक है, अनेक रूपों, या आप देखिए अनेक रूपों में, रूपों में अनेक जो है रूपों में राष्ट्रीय जन अपने, राष्ट्रीय जन अपने 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 मानसिक मानसिक भाव भाव को प्रकट करते हैं। भाव को क्या है, प्रकट करते हैं। इस तरह से हम लिख देंगे
प्रकट करते हैं। तो यानी जो गद्यांश दिया हुआ था ना स्टूडेंट, और उसी से संबंधित ये हमारा तीसरा प्रश्न था। इसका आंसर हमें इसी गद्यांश में देखने को मिल गया, मैंने लिख दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें यहाँ पर कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। यानी जो सहृदय व्यक्ति है ये किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर चौथे नंबर पॉइंट में कि सहृदय व्यक्ति ही प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे क्या होता है, आनंदित होता है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न से इसका आंसर हो गया। मेरे पांचवा क्वेश्चन जो था कि विश्वव्यापी और आंतरिक आनंद भाव का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताइए। जो विश्वव्यापी और जो आंतरिक भाव है, यहाँ पर देखिए आंतरिक आनंद, ठीक है, का क्या अर्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पांचवा आपका क्वेश्चन है इस गद्यांश से, इसका आंसर देखिए यहाँ पर जो समस्त संसार में किसी ना किसी रूप में विद्यमान है, आंतरिक आनंद वह है जिसकी अनुभूति हमें अपने मन में होती है। जिसे यहाँ पर देखिए जिसकी जो अनुभूति हमें क्या होती है, अपने मन में होती है। तो ये पांचवें क्वेश्चन का जो 5 क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर है इस गद्यांश से। तो 5 क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है जिससे कि 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 2 प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है, मैं बताना चाहूंगा। एक आपका हो गया स्टूडेंट किसका नाम, चैप्टर का नाम, और दूसरा उसके लेखक का नाम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको गद्यांश सॉल्व करना आपको बता दिया है। अब चलिए पद्यांश भी सॉल्व करना दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का भैया दोनों हो जाता है। यहाँ पर देखिए अब आ चुका है स्टूडेंट पद्यांश भी। ठीक है, पद्यांश कैसे सॉल्व करना है, इसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है और कौन सा पद्यांश इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण पद्यांश 10 नंबर पक्का हो जाएगा पद्यांश में भी। इसमें भी मैं आपको पद्यांश सॉल्व करना बताऊंगा, और पेपर में मैं बात करूं तो 2 पद्यांश आपके पूछे जाते हैं गद्यांश की तरह ही। ठीक है, पेपर में आपको केवल एक ही पद्यांश को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बताए गए प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पद्यांश को आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट मो डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पे देखिए नागरी खल खग कुल कुल सो, यहाँ पे देखिए खग कुल 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 सा बोल रहा किशलय का अंचल डोल रहा लो लो या लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल यहाँ पे देखिए रस गागरी अंधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तू अब तक सोई है आली। यहाँ पे देखिए तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। तो एक प्रकार से स्टूडेंट में बात करूं तो ये आपका पद्यांश है। ठीक है, ये पद्यांश यहाँ से लेकर इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके जो 5 प्रश्न है हमें केवल उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें जो है पद्यांश से नहीं मतलब रहता है, हमें उससे जुड़े जो प्रश्न होता है उससे मतलब रहता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है इस पद्यांश में, सबसे पहला भैया प्रश्न यही है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, हमें शीर्षक और यानी चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम बताना है। दूसरा जो प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना यहाँ से लेकर कि बीत विभावरी जागरी अंबर पनघोट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, इसी तक हमें व्याख्या करना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कि कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, इसके बारे में आपको बताना है। और जो 5वां क्वेश्चन है इस पद्यांश से जुड़े कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया हुआ है और इससे पद्यांश से जुड़े भैया 5 प्रश्न दिए हुए हैं। एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, इसमें भी आपका 10 नंबर का एक पद्यांश होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट, जो 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए थे गद्यांश में कि ये कंपलसरी होता है, तो ये एक आपका चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम, और दूसरा जो रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपका गद्यांश हो या पद्यांश दोनों में पूछे जाएंगी। ठीक है, बाकी के जो 3 प्रश्न होते हैं वो पद्यांश से आपके लिए गए हैं, ये पद्यांश से। ठीक है, तो चलिए पूरा मैं पद्यांश आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। इसके पहले प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। देखिए उपयुक्त जो पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम है भैया, शीर्षक का जो नाम है यानी चैप्टर का नाम क्या है भैया, चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, देखिए इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए थोड़ा मैं, हाँ ये देखिए स्टूडेंट,
पहला क्वेश्चन था जो संदर्भ हम लिखेंगे। देखिए संदर्भ मैंने आपको गद्यांश में तरीका बताया था, अलग तरीका, ठीक है। इसमें मैं आपको संदर्भ पूर्णतः लिखकर मैं दिखाऊंगा कि कैसे संदर्भ आपको लिखा जाता है, ठीक है। ये देखिए दोनों तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। संदर्भ लिखने के लिए आपको करना क्या है, चैप्टर का नाम बताने के लिए और उसके कवि का नाम, कि प्रस्तुत गीत महाकाव्य, यहाँ पे देखिए प्रस्तुत, ठीक है, इस तरह से लिख रहा है प्रस्तुत, प्रस्तुत गीत महाकवि, प्रस्तुत गीत महाकवि, ठीक है, प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पे देखिए श्री जयशंकर प्रसाद, ये देखिए इस तरह से श्री जयशंकर, श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इस तरह से श्री जयशंकर प्रसाद के लहर, ठीक है, के लहर, ठीक है, नामक कविता, नामक कविता, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है नामक कविता, ठीक है, संग्रह से हमारी, संग्रह से हमारी, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए कविता संग्रह से हमारी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य पुस्तक के, इस तरह से लिखना है पाठ्य पुस्तक के, ठीक है स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि, यहाँ पर लिखना है डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत एक ही इन्वर्टेड कामा, काव्यांजलि, ठीक है, यहाँ पर नाम लिखना है आपको काव्यांजलि, ठीक है, में संकलित, में इस तरह से आपको लिखना है में संकलित गीत, इस तरह से यहाँ पर देखिए स्टूडेंट संकलित, ठीक है, में संकलित गीत शीर्षक, गीत जो है शीर्षक का नाम लेना है यहाँ पर आपको, गीत शीर्षक रचना से उद्धृत है, ठीक है, गीत जो गीत यानी चैप्टर का नाम क्या भैया, गीत, तो यहाँ पर मैं गीत चैप्टर का नाम लिख दिया भैया, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देना चैप्टर का नाम क्या भैया, गीत, शीर्षक, शीर्षक रचना से उद्धृत है, शीर्षक रचना से उद्धृत, यहाँ पर लिख देंगे हम उद्धृत, ये ता है उद्धृत है, ठीक है। तो एक संदर्भ तरीका होता है इस तरह से लिखने की, प्रस्तुत गीत महाकवि श्री जयशंकर प्रसाद के लहर नामक कविता संग्रह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यांजलि में संकलित गीत, चैप्टर का नाम है गीत शीर्षक रचना से उद्धृत है। आप ये तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और होता है स्टूडेंट जो आप लोग अपना सकते हैं, ठीक है, वो तरीका होता है स्टूडेंट शीर्षक का नाम लिखेंगे इस तरह से डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, शीर्षक का नाम, ठीक है, दूसरा लिखेंगे कवि का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम और उसके बाद में कवि का नाम। अब यहां पर आपको क्या करना, देखिए शीर्षक का क्या नाम है स्टूडेंट, शीर्षक का नाम है भैया गीत, तो हम इस तरह से लिख देंगे गीत, कवि का क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद, तो यहां पर हम लिख देंगे जयशंकर प्रसाद या श्री जयशंकर प्रसाद भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, जयशंकर, यहां पर देखिए प्रसाद लिख दिया मैंने, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ये तरीका भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं दोनों में सजेस्ट करूंगा जो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप इस तरह से गद्यांश में भी लिख सकते हैं, इस तरह से आप पद्यांश में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको दिखा दूं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खींची हुई है ना ये स्टूडेंट की, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघुट में डुबो रही ताराघट उषा नगरी, तो यहां से लेकर आप यहां तक इसका पूरा एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी से इसका अर्थ बता रखा है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इस गीत में इसका पूरा जो बीती विभावरी वाला का इसका पूरा अर्थ है, इस गीत में मानवीकरण द्वारा प्रातः काल की शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। एक ऐसे सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी रात बीत चुकी है, क्या भैया, रात बीत चुकी है, अब तू उठ, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा रूपी घड़ा डुबो रही है, ठीक है, अर्थात तारे एक एक करके छिपते चले जा रहे हैं और भैया तू अब उठ जा, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, जो कि आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर
वर्णन किया गया। जो प्रस्तुत पंक्तियां है इसमें किस समय का सुंदर वर्णन किया गया ये आप लोगों को बतलाना है। तो मैं दिखा देता हूं आपको कैसे बताना है। ये देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में प्रातः काल की शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। जो प्रस्तुत पंक्तियां है ना इसमें प्रातः जो काल की शोभा का वर्णन किया गया। तो तीसरा प्रश्न भी ये मैंने बता दिया है। चौथा प्रश्न देखिए, कौन आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। तो इसका आंसर देखिए, उषा रूपी चतुर नारी आकाश रूपी पनघट पर तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अब आप लोग नोटिस करे होंगे स्टूडेंट, किया होगा तो रेखांकित में ही आपको इसका आंसर मिल जाता है। देखिए, आकाश रूपी पनघट पर उषा रूपी चतुर नारी तारा घड़े को डुबो रही है। तो यहां से लेकर आपका यहां तक जो आपका चौथा क्वेश्चन था इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कि प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस का उल्लेख कीजिए। तो जो प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस है इसका हमें क्या करना है स्टूडेंट, उल्लेख करना है। अब इसका उल्लेख कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए प्रस्तुत पद्यांश में संयोग से, यहाँ पे देखिए संयोग श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। तो भैया जो टोटल 5 प्रश्न था इस पद्यांश से जुड़े इसका भी आंसर दे दिया है। और मैंने बता दिया आपको, जैसे गीत हो गया, ठीक है, और श्रद्धा मनु हो गया, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का ऐसा पद्यांश है जो पेपर में आपके क्लास 12 हिंदी में आएगा ही आएगा। ठीक है, पूरे को पढ़ लोगे तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मैंने आपको अशोक के फूल वाला बताया चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि टाइम कम बचा है। और आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट है, कॉपी का वीडियो नहीं देखा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, पूरा एक प्रकार से जो हिंदी का पेपर है कैसे हल करें, तो वो वीडियो जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की है जो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट मैंने पद्यांश आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक जो है लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले देखिए, मैंने बहुविकल्पीय 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया जो कि 5 गद्य से जुड़े था और 5 पद्य से जुड़े था। ठीक है, टोटल मैंने 10 बताया है। महत्वपूर्ण गद्यांश कैसे सॉल्व करें और कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश है जो पेपर में आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया। महत्वपूर्ण पद्यांश भी मैंने सॉल्व करना बता दिया। अब हमारा लेखक का साहित्यिक परिचय मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, और पूरा बताऊंगा मैं, आप लोग नोट करना चाहें तो लिख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए जीवन परिचय स्टूडेंट दिया हुआ, ये देखिए जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां भी होती है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में या ग्राम में क्या है हुआ था। यहाँ पर देखिए दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्राखंड विद्वान थे। यहाँ पर देखिए ज्योतिष और जो संस्कृत का क्या था, प्राखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ पर जाकर, यहाँ पर देखिए ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। प्रयाग के क्या रहे भैया, ये सभापति भी रहे। और 19 मई 1979, ठीक है 79-80 यानी 79 ईस्वी को ऋणग्रस्तता के कारण स्वर्ग सिधार गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इनका जीवन परिचय था इतना। ठीक है, और अब इनकी साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, यहाँ पर देखिए निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव पड़ा। किस पर भैया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी, यहाँ पर देखिए अग्रणी है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, यहाँ पर देखिए डी.लिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अब इनकी रचनाएं देख ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए रचनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है निबंध संग्रह में। निबंध संग्रह में देख लेते हैं कौन कौन सी है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता और ललित निबंध संग्रहित है।
ठीक है, इसमें निबंध संग्रह में, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुविकल्पीय में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा देखिए आलोचना साहित्य। अब आलोचना साहित्य में कौन सा है? सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। उपन्यास देख लेते हैं इनकी। देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। चौथा देखिए यहाँ पर अनुदूतित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, फिर प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ये इनकी क्या है? कुछ महत्वपूर्ण अनुदूतित रचनाएं हैं जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोगों को जीवन परिचय बता दिया है, और ऐसा जीवन परिचय जो आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्का दिलाकर जाएगा। तो प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिए, इनका जीवन परिचय आपके इस बार पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जीवन परिचय के बारे में बता दिया है। आप लोग को जो है वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा क्वेश्चन बैंक और बुक में इसका आंसर जो होता है, यानी क्वेश्चन जो जीवन परिचय होता है लेखक या किसी कवि का, तो बहुत बड़े में दिया होता है। हमें इतने में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इतना ही आप लोग लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये आपका लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं के बारे में था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके प्रमुख नायक हैं। अब चलिए दिखा देता हूं मैंने कवि का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट आ चुका है जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का, जो कि ये कवि की श्रेणी में आती है। महादेवी वर्मा जी जो है कवि की श्रेणी में आती हैं, और इनका जीवन परिचय हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, दोनों में भैया पूछा जाता है। हिंदी में दोनों में जीवन परिचय इनका होता है महादेवी वर्मा जी का, और बहुत ही महान ये लेखिका है। इनके बारे में, इनकी साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का जन्म, बहुत ही प्रख्यात है लेखिका, और इनके बारे में मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा 5 नंबर का आपका। हर साल पेपर में लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है। देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। होलिका जो दहन है उसके दिन महादेवी वर्मा का जो है जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, एवं नाना जो थे क्या थे? ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। यहाँ पर देखिए महिला थी, और नाना जो ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में, यानी जो 9 वर्ष की अल्प आयु है महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया। ठीक है, हो गया था। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। महादेवी वर्मा जी कुछ समय तक क्या रही भैया? चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। और 11 सितंबर 1900 यहाँ पर देखिए 87 ईस्वी को, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। ठीक है स्टूडेंट, स्वर्गवास हो गया यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका थोड़ा जीवन परिचय था कि भैया इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका पिता का क्या नाम था, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, ये उनके माता का क्या नाम था, और कहाँ पर जन्म हुआ था, जन्म स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ा जीवन परिचय में होता है। तो महादेवी जी वर्मा जी का इनका एक प्रकार से जीवन परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है आपके पेपर में, साहित्यिक परिचय होता है। ठीक है, तो देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं, श्रेष्ठ क्या है, गद्य रचनाएं भी है साहित्यिक परिचय में। इसमें और है साहित्यिक परिचय में, देखिए साहित्यिक परिचय किसी ने याद कर लिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए श्रेष्ठ जो गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में, देखिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का, यहाँ पे देखिए चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति क्या सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद, यहाँ पे देखिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला।
यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। यामा जो इनकी एक रचना है स्टूडेंट, एक प्रकार से महादेवी वर्मा जी को, जिनको यानी महादेवी वर्मा जी को यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जैसे चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, वैसे ही यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इनकी एक प्रकार से क्या थी, जो ये साहित्यिक परिचय थी, जो मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय ही इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, खासकर ये बताने के लिए भैया कि इन्होंने अपने लाइफ में क्या किया, ताकि ये जीवन परिचय इनका आ रहा है। देखिए, इनके जीवन जन्म मृत्यु से कोई संबंधित नहीं है, लेकिन इन्होंने लाइफ में क्या किया ताकि इनका जीवन परिचय भैया पढ़ाया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय भी मैंने इनका बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट इनकी रचनाएं। यहाँ पर देखिए गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज आप लोग इग्नोर कीजिएगा, कुछ आवाज़ जो है, एक प्रकार से आप लोगों ने खरजुल का नाम सुना होगा ना, उसे गांव की लैंग्वेज में कहते हैं, तो वही हो चुका है, थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए रचनाएं में महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार से है, यानी इनकी जो प्रमुख जो कृतित्व है इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला है निहार, दूसरा है रश्मि, तीसरा है नीरजा, चौथा है सांध्य गीत, पांचवा है दीपशिखा और 6 है यामा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। और इसके अतिरिक्त देखिए, इनके आप देखिए, इसके अतिरिक्त सांधनी, आधुनिक कवि तथा सप्तप्रणा इनकी अन्य काव्यांश है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनकी महत्वपूर्ण जो क्या है गद्य रचनाएं हैं। या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी का जो स्टूडेंट जीवन परिचय था मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कहानी। देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिखा दूं, ये देखिए ये कहानी आ चुका है, इनका कहानी, और उसके बाद में खंड काव्य आएगा। तो ये 2 टॉपिक ही बचा है इसमें। तो कहानी के बारे में हम चलिए बता देता हूँ आपको। ये देखिए, कर्मनाशा की हार कहानी, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, लाठी कहानी, ये सब कहानी है जो पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कर्मनाशा की हार कहानी के बारे में बताऊंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कहानी है और आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दिखा देता हूं आपको। देखिए प्रस्तुत कहानी, देखिए प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार में इसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारत के गांवों में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच की भावना, देखिए ऊंच नीच की जो भावना को व्यक्त किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। जो कहानी का सारांश है स्टूडेंट वो क्या है, निम्नवत है। यहाँ पर देखिए, कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नई डी नाम का एक गांव था। पैरों से अपाहिज भोरे पाड़े इस गांव का एक ब्राह्मण था। पैरों से अपाहिज, ठीक है स्टूडेंट, एक गांव का एक ब्राह्मण था भोरे पाड़े। देखिए भोरे पाड़े का एक छोटा भाई कुलदीप था। माता पिता की मृत्यु के समय कुलदीप 2 वर्ष का दुधमुहा बालक था। भोरे ने, आप देखिए, भोरे ने कुलदीप का लालन पालन बड़े स्नेह से किया। इस प्रकार कुलदीप 16, यहाँ पे देखिए, इस प्रकार कुलदीप 16 वर्ष का सुंदर छरहारा युवक बन गया। ठीक है भैया, सुंदर छरहारा एक प्रकार से युवक बन गया। उसके बाद में देखिए, भोरे के पास पुश्तैनी मकान था। एक दिन गांव के एक मल्लाह की विधवा, यहाँ पे देखिए मल्लाह की विधवा पुत्री फुलमत अपनी बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप की शरीर फुलमत से टकरा गया। ठीक है, जो कुलदीप का शरीर फुलमत से क्या है टकरा गया। उसके बाद में देखिए टकरा गया, टक्कर लगने से दोनों मुस्काने लगे। भोरे ने यह सब देख लिया तथा वो कुलदीप पर निगाह रखने लगा। एक दिन चांदनी रात में कुलदीप और फुलमत कर्मनाशा नदी के तट पर एकांत में चले गए। भोरे को इसकी सूचना मिल गई, जो भोरे पाड़े भैया कुलदीप का बड़ा भाई, सूचना मिल गई, वो भी वहां पहुंच गया और उसने दोनों को खूब डांटा तथा कुलदीप को एक चांटा भी मारा। लज्जा और भय के कारण, यहाँ पर देखिए, लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग गया। भोरे ने कुलदीप को बहुत ढूंढा परंतु वो नहीं मिला। भोरे अकेले रह गया। एक बार कर्मनाशा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। उसी समय फुलमत ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा कुलदीप का था। पूरा, अब देखिए, बच्चे कुलदीप का था। पुरातनपंथी कट्टर रूढ़िवादी गांव की धरेशरा चाची ने ये बात चला दी कि बाढ़ का कारण फुलमत का पाप है। बाढ़ तभी शांत होगी जब फुलमत और उसकी बच्ची की बलि कर्मनाशा को दे दी जाएगी। पंचायत ने फुलमत को बलि देने का तय किया। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। तभी भोरे पाड़े आए, ठीक है, तथा उन्होंने शुक्रवार बच्चे को गोद में लेकर कहा कि ये मेरा भाई का बेटा तथा फुलमत हमारे घर की बहू है। और उसके बाद में भैया कहा भोरे पाड़े ने कि
एक प्रकार से मोरे बाड़े ने कहा कि भैया जो बाढ़ आई है उसमें बांध वाँध लगाने की कोशिश की जाए तो बांध रुक सकते हैं भैया, बाढ़ रुक सकता है, ठीक है। और जैसे पुराने ज़माने में देखा जाए तो काफ़ी सारे अंधविश्वासों को लोग मानते थे। और जो आपका ये कहानी है स्टूडेंट 80 शब्दों में पेपर में आता है, यानी 80 शब्दों में आपको ये कहानी के बारे में बताना होता है। 80 शब्दों में आपको ये कहानी के बारे में, ठीक है, बताना होगा। तो 80 शब्दों में ही लिखिएगा। जब आप समझ जाओगे स्टूडेंट का कर्मनाशा की हार कहानी के बारे में, तो आप अपने शब्दों में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हो पेपर में, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देख लेता है अगला। देखिए अब आ चुका है खंड काव्य। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो खंड काव्य होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग खंड काव्य होता है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 10 खंड काव्य चलता है, ठीक है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं बात करूं, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में खंड काव्य लगता है त्यागपति खंड काव्य। आपके डिस्ट्रिक्ट में रश्मरथी लगता होगा, आलोक वृत्त, ठीक है। उसके बाद में सत्य का जीत या मुक्ति बोध। तो उन सभी के बारे में भी मैंने खंड काव्य के ऊपर वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं त्यागपति खंड काव्य के जो नायक है हर्षवर्धन की विशेषताएं बताएंगे, यानी उनका चरित्र चित्रण करके मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हर्षवर्धन त्यागपति के नायक है। इस खंड काव्य की संपूर्ण कथा का केंद्र वही है। संपूर्ण घटना चक्र उन्हीं के चारों ओर घूमता है। कथा आरंभ से अंत तक हर्षवर्धन से ही संबंध रहती है। हर्षवर्धन के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी जो हर्षवर्धन की चरित्र की जो निम्न विशेषताएं हैं वो क्या है भैया, निम्नलिखित है। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट के थ्रू मैं आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। देखिए सबसे पहला है आदर्श पुत्र एवं भाई। इस खंड काव्य में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष आते हैं। पिता के स्वस्थ न होने पर माता द्वारा आत्मदाह करने की बात सुनकर वे भाव विह्वल हो जाते हैं और वे अपनी माता से कहते हैं, मुझ बंद पुण्य को छोड़ ना माँ भी जाओ, छोड़ो विचार ये मुझे चरणों में लिपटाओ। तो ये भैया कौन कहते हैं, हर्षवर्धन जी कहते हैं अपनी माता से, ठीक है। दूसरा देश प्रेमी। हर्षवर्धन सच्चे देश प्रेमी है। उन्होंने छोटे राज्यों को एक साथ मिलाकर विशाल राज्य की क्या की, स्थापना की। देश प्रेमी भी है। उसके बाद में देखिए उन्होंने एक बड़े राज्य की स्थापना ही नहीं वरन धर्म पूर्वक शासन भी किया, देश की सेवा भी किया। तीसरा है अजय योद्धा, यानी भैया एक प्रकार से अजय योद्धा। देखिए हर्षवर्धन एक अजय योद्धा है। विद्रोही उनके तेजबल के आगे ठहर नहीं पाता, कोई भी राजा उन्हें पराजित नहीं कर सका। भारत के इतिहास में महाराज्य, अब देखिए महाराज्य हर्षवर्धन की कुशल शासन का परिणाम था। कुशल शासन का क्या था भैया, परिणाम था। चौथा है श्रेष्ठ शासक। महाराज हर्षवर्धन एक श्रेष्ठ शासक है। उनका संपूर्ण जीवन प्रजा के हितार्थ में समर्पित है, यानी प्रजा के हित में समर्पित था, प्रजा के दुख में समर्पित था, ठीक है। पांचवा है महान त्यागी। हर्षवर्धन महान त्यागी एवं आत्मसंयमी है। आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण ही कवि ने उन्हें त्यागपति के नाम से क्या है, पुकारा है। इस प्रकार हर्ष का चरित्र एक महान राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और महान त्यागी का चरित्र है, ठीक है। तो ये 5 जो है एक प्रकार से मैंने वो बताया है, 5 पॉइंट जो कि हर्षवर्धन के बारे में है। ये 5 पॉइंट आप लोग लिख देंगे स्टूडेंट, तो मैं पक्का गारंटी लेता हूँ कि आपका जो एक प्रकार से नंबर है 5 नंबर, क्योंकि 5 नंबर का ही पूछा जाता है, 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये खंड काव्य था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हो, चाहे कहानी हो, ठीक है, या आपका जीवन परिचय हो, मैं दिखा दूं आपको, सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। चाहे वो आपका महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय हो, या आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, या पद्यांश कैसे सॉल्व करें, ठीक है, या गद्यांश कैसे सॉल्व करें, बहुविकल्पीय प्रश्न और हिंदी के जितने भी सभी खंड का से संबंधित प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, लिखने के लिए ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।